सभी पत्रकार साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। दिल्ली की बद से बदतर होती हर दिन कानून व्यवस्था से संबंधित आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मेरे साथ ग्रेटर कैलाश विधानसभा से विधायक, दिल्ली के माननीय स्वास्थ्य मंत्री, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ लीडर सौरभ भारद्वाज जी मौजूद हैं। किस तरीके से हर दिन दिल्ली में कानून का भय ख़त्म होता जा रहा है, उस पर आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं दो रिपोर्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो कहती है कि दिल्ली देश के जितने भी शहर हैं उनमें मोस्ट अनसेफ सिटी है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। पिछले साल अगस्त में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया कि 40% क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड जो है उसमें इजाफा हुआ है। आज भी हमने देखा किस तरीके गन पॉइंट के ऊपर प्रगति मैदान के साथ जो फ्लाईओवर है उसके अंदर दिन दिहाड़े डकैती की गई है। किस तरीके नए साल की जब शुरुआत हुई तो कंझावला वाले इंसिडेंट्स ने सबको झंझोड़ के रख दिया। इस तरीके के बेहिसाब अपराध हमने इस साल में हर दिन देखे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था जो माननीय एलजी साहब के हाथ में है, और एक बहुत मशहूर कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दिल्ली के सभी अपराधी इस टाइम बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि दिल्ली के एलजी साहब खुद कई सारे इस तरीके के अपराधों में शामिल रहे हैं। उनके ऊपर खुद इस तरीके के मुकदमे चल रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस तरीके से दिल्ली पुलिस हर दिन लापरवाह होती जा रही है। किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो थाना लेवल कमेटी होती थी जिसमें विधायक चेयरमैन होते थे और हर महीने ये मीटिंग करके एसएचओ की जवाबदेही तय करते थे, कुछ ना कुछ उन चीज़ों से कानून व्यवस्था में सुधार होने की गुंजाइश लगती थी। पर जब से नए एलजी साहब को नियुक्त किया गया है, हर दिन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं माननीय सौरभ भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि आगे की अपनी इस बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली आने वाले कुछ हफ्तों में G20 समिट की मेजबानी करेगी। दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रमुख दिल्ली के अंदर आएंगे। प्रगति मैदान वो इलाका है जहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम किए जाते हैं, चाहे ट्रेड फेयर हो, कोई और एग्जीबिशन हो इंटरनेशनल, कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो। अगर दिल्ली में हो रही है तो वो प्रगति मैदान में उसका आयोजन किया जाता है। ऐसी प्रगति मैदान जैसी जगह, हाई प्रोफाइल वीआईपी जगह, जहां पे परिंदा भी पर ना मार सके, ऐसी होनी चाहिए। और ऐसी हाई प्रोफाइल वीआईपी इलाके के अंदर एक अंडरपास में आर्म्ड रॉबरी होना, हथियार दिखा के लूट कर लेना, इस तरफ इशारा देता है अपराधियों को कानून का, पुलिस का कोई डर नहीं। सवाल ये नहीं है कि साहब वहां पे अपराध हुए, वहां पे पुलिस नहीं थी। ये बात बड़ी जाहिर सी बात है, जहां अपराध होता है हर जगह पुलिस संभव नहीं है कि पुलिस हो। मगर वहां पे पुलिस नहीं भी है तो भी अपराध ना हो, ये सब दुनिया के बड़े शहरों में सुनिश्चित किया जाता है। आप लंदन चले जाएं, आप न्यूयॉर्क चले जाएं, आप वॉशिंगटन चले जाएं, ऐसा नहीं है कि चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी है, ऐसा नहीं होता। पुलिस का डर होता है, पुलिस का भय होता है, डेटरेंट कहते हैं उसको, कि हर
अपराधी अपराध करने से पहले यह सोचता है कि भाई अपराध तो मैं कर लूंगा, मगर सजा निश्चित है इस राज्य में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और सजा होगी। इस भय से अपराधी अपराध नहीं करता। वो क्या रहा है, 10 साल का बच्चा है, बुजुर्ग ने बलात्कार कर दिया, 10 साल के बच्चे का बलात्कार कर दिया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पड़ोस का परिवार बाहर गया, पड़ोस में माँ ने छोटे छोटे बच्चे को कहा कि जाओ ऊपर अंकल जी हैं उनको खाना दे आओ। अगले दिन छोटी बच्ची को कहा जाओ ऊपर अंकल जी हैं खाना ले जाओ। तीसरे दिन ना बच्चा जा रहा ना बच्ची जा रही, कह रही कि अंकल ने उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि वो बच्चे जाना नहीं चाह रहे, यौन शोषण कर दिया बच्चों का। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि एलजी साहब उस फ्लैट पे क्यों नहीं थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका, मगर कानून का डर होना चाहिए कि वो ये सोचे कि मैं किसी के बच्चे को कोई छेड़छाड़ कर दूं तो ऐसी सजा मिलेगी कि कोई बचा नहीं पाएगा। तो आपके बच्चे महफूज होंगे उस शहर में, तो आपकी बच्चियां महफूज होंगी उस शहर में। कोई जा रहा है, एक महिला जा रही है 72 साल की, 2 लड़के उसको 50 बार बर्फ को काटने वाला जो सुआ होता है उससे 50 बार से ज्यादा उसके ऊपर वार करते हैं। दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है। आप ये सोचिए कि जो दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं दिल्ली में, कोई क्यों बचाने नहीं आ रहा इनको। आप इस बात को समझिए, क्योंकि लोगों का पुलिस और कानून व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है। लोगों को लग रहा है कि मैं तो यहां आ जाऊंगा, पुलिस मुझे ही ना फंसा दे। लोगों की समस्या ये है। ऐसा नहीं है कि डरते हैं लोग चाहे तो पीछे से पत्थर मार सकते हैं, पत्थर मार के भाग सकते हैं, मगर डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी को तो छोड़ दे, पुलिस हमें धर ले कि हाँ यही आरोपी असली। ये समस्या है आज दिल्ली की। देश के लिए पूरी जिंदगी कुश्ती करने वाली लड़कियां, जिन्होंने देश के लिए बड़े बड़े मेडल जीते, जिनको प्रधानमंत्री जी अपने घर पे रिसेप्शन देते हैं, वो मेडल जीतने वाली लड़कियां 6 महीने तक धरने पे बैठी हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की उनकी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी इसलिए नहीं की ताकि जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको समय दिया जाए कि गवाहों के ऊपर दबाव बना के वो गवाह को पलट सके, डरा धमका के पुलिस की कंप्लेंट वापस दिलवाई जा सके। इसलिए उसको मौका दिया अपराधी को कि भाई तेरे को अरेस्ट नहीं करेंगे, तेरे पास पूरा मौका है, तू जा, इनके ऊपर दबाव बना, कंप्लेंट वापस करा ले। और कंप्लेंट वापस हो गई तो पुलिस इसी का इंतजार कर रही थी, फिर चार्जशीट दायर कर दी हल्के फुल्के मामलों के अंदर, जिसके अंदर उसको कोर्ट से बेल भी नहीं चाहिए, उसको तो थाने से ही बेल हो गई। अब लड़ते रहो मुकदमा। तो ये हालत है आज दिल्ली पुलिस की। क्या दिल्ली पुलिस के अफसर खराब हैं? ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस के अच्छे अच्छे अफसरों को राजनीतिक षड्यंत्रों के अंदर लगाया हुआ है। उनको सिर्फ ये टास्क दिया, आज इसको निपटाना है, आज इसके पीछे लग जाओ, आज इसके पीछे लग जाओ, आज इसको निपटाओ, आज इसको निपटाओ। जब आप एक अच्छी स्पेशलाइज्ड कानून व्यवस्था को बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को इन कामों में लगा दोगे तो आप उनसे काम नहीं ले सकते। फिर तो वो वही काम करेंगे जो आपने उनको दिया है। बाकी फिर आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप पूछ ही नहीं सकते सवाल। एलजी साहब क्यों नहीं पूछ पाते सवाल? क्योंकि एलजी साहब ने उनको राजनीतिक षड्यंत्रों के अंदर लगा रखा है। तो आप सवाल क्या पूछेंगे उनसे? वो कह रहे हैं साहब कर तो रहे हैं जो आप कह रहे हो, और क्या करें। मैं दिल्ली पुलिस के थानों में गया, कई बार आप जनरल भाई बैठे हैं, आप पत्रकार हैं, मैं लंबी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब हमारी बेटियां, आपकी बेटियां, आपके बच्चे भी भाई इन्हीं सड़कों पे निकलते हैं।
अगर उस 72 साल की लड़की को चाकू घोंप के कोई मार सकता है, कल को वो हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सब इन्हीं सड़कों पे निकलते हैं। अब जनरल भाई बैठे हैं, आप भी पता करिएगा, जिस आरडब्ल्यूए के अंदर किसी पुलिस एचएसओ को आप बुला लो, आप बताओ कि साहब यहां चोरी हो गई, यहां चोरी हो गई, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, चेन स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल पे बात करती, कोई सड़क पे दिख जाए महिला तो मोबाइल लेके भाग जाते हैं, बैग हो तो बैग खींच के भाग जाते हैं। आप बुला लो, पुलिस का एसएचओ आएगा, अपने हाथ खड़े करके कह देगा जी मेरे पास स्टाफ नहीं। ज्यादातर दिल्ली पुलिस के थानों के अंदर 35 से 40% स्टाफ है। आप जाके पता कर लीजिए, हर पुलिस के एसएचओ के यहां एक पीछे एक जो है व्हाइट बोर्ड लगा होता है, वहां पे लिखा होता है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, अवेलेबल स्ट्रेंथ कितनी है, कितने एसआई होने चाहिए, कितने हैं, कितने सब इंस्पेक्टर, कितने हेड कांस्टेबल, कितने कांस्टेबल, कितने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होने चाहिए, और कितने हैं। 35 से 40% के ऊपर चल रहा है। अब 35% स्टाफ पे आप उससे कैसे आप उसको हर जगह गश्त के लिए भेज सकते हो, कैसे आप उससे बीट पे भेज सकते हो, और बीट पे चला जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन पे भेज दोगे तो रोज कोर्ट के अंदर मुकदमे कौन भुगतेगा। अब सवाल यह है कि ये सारी की सारी पुलिस गई कहां। आप पता कीजिए, मैं चाहता हूं कि पत्रकार इसके ऊपर स्टोरीज करें, फैक्ट बेस्ड स्टोरी करें, क्योंकि आपके परिवारों का भी मामला है। मैं देखता हूं बहुत दिल्ली सरकार के विषय के अंदर फैक्ट बेस्ड स्टोरी होती है और उसका फायदा होता है फिर कि कितनी स्ट्रेंथ है थानों में। स्ट्रेंथ कम है तो वो गए कहां पुलिस वाले, तो आपको जान के हैरानी होगी, ज्यादातर पुलिस वाले वीआईपी अरेंजमेंट्स के लिए रिजर्व में रखे गए हुए हैं। क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर वीआईपी का हक है या दिल्ली के लोगों का हक है? क्या वीआईपी अरेंजमेंट के लिए कोई और फोर्स नहीं बनाई जा सकती? केंद्र के पास तो बहुत सारी फोर्सेज है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आप कोई और नहीं तो नहीं कोई आप उसके लिए बना दीजिए एजेंसी जो वीआईपी अरेंजमेंट्स करे। मगर आप दिल्ली वालों के हक की पुलिस को लेके वीआईपी अरेंजमेंट्स में रिजर्व में रखेंगे तो दिल्ली का यही हाल होगा। एलजी साहब से शिकायत यह है कि एलजी साहब ने पिछले 1 साल से ज्यादा उनको हो गया, उन्होंने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया। हमने तो पूछा चिट्ठी लिख के कि भाई आपने क्या कदम उठाए, आप बता दीजिए। एलजी साहब कोई एक कदम नहीं बता पाया कि हमने ये किया। प्रेस रिलीज एलजी साहब यमुना के विषय में जरूर देते हैं, जल बोर्ड के विषय में एलजी साहब के यहाँ प्रेस रिलीज आती है, बिजली के विषय में एलजी साहब के यहाँ से आती है, राशन के विषय में एलजी साहब प्रेस रिलीज देते हैं, पुलिस के विषय में प्रेस रिलीज नहीं देते। आप क्या कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। आप दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तो आप कहते हैं कि मैं औचक निरीक्षण करूंगा, और अपने थानों में आप औचक निरीक्षण नहीं करना चाहते। अरे करिए भाई, दिल्ली में 150 के करीब थाने हैं, एलजी साहब को औचक निरीक्षण करने जाना चाहिए, फिर वहां पे प्रेस रिलीज में देना चाहिए कि आज मुझे वहां क्या मिला, क्या कमियां मिली, मैंने ये एक्शन लिया, मैंने ये कार्रवाई करने के लिए कहा, दिल्ली वालों को पता तो चले। मगर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। और एलजी साहब को जो पत्र भी लिखे गए लॉ एंड ऑर्डर के विषय में, एलजी साहब ने उसको भी एक पॉलिटिकल ट्विस्ट दिया और अपनी जवाबदेही से एलजी साहब बचे हैं। मैं ये मानता हूं राष्ट्रपति की कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप की तरह एक हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मगर उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती। राष्ट्रपति कोई अपने प्रेस रिलीज नहीं देते रोज, इसलिए राष्ट्रपति की जवाबदेही नहीं है, गवर्नर की भी जवाबदेही नहीं है, मगर उपराज्यपाल की जवाबदेही है, क्योंकि उनके पास पावर है। जब आप सत्ता का भोग कर सकते हैं, जब आप सत्ता के ऊपर डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो आपकी जवाबदेही नहीं, ये कैसे संभव है? आपकी जवाबदेही है, दिल्ली के लोगों के प्रति जवाबदेही है। एलजी साहब को अपनी जवाबदेही जो है देनी चाहिए, जवाब देना चाहिए लोगों का। ये हमारी आज की प्रेस वार्ता थी, और ये बहुत सीरियस विषय है। दिल्ली के लोग दहशत में हैं, खास तौर पे महिलाएं और बुजुर्ग बहुत दहशत में है दिल्ली के अंदर।
बुजुर्ग तो रात को सोने से पहले डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि रात को कोई हाउस ब्रेक करके जो है हत्या ही ना करके चला जाए। महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती हैं अकेली। वॉक वगैरह तो महिलाएं जो है कॉलोनी में करनी ही बंद कर दी। अगर आपकी गेटेड कम्युनिटी है तो वॉक करती हैं, क्योंकि गेटेड कम्युनिटी तो उनकी अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसी रखी है उसके हवाले है। जो ओपन कॉलोनीज हैं जो दिल्ली पुलिस के हवाले है, वहां तो महिलाओं ने बाहर शाम के वक्त वॉक करनी बंद कर दी है, क्योंकि उनको लगता है कोई गले से जो चेन खींचेगा, चेन के चक्कर में गला भी ना कट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पास कोई सवाल हो? दिल्ली के व्यापारियों ने भी पत्र लिखा है एलजी को, सीजीआई ने खौफ जाहिर किया दिल्ली के व्यापारियों के संगठन में। दिल्ली का हर तबका बहुत ज़्यादा खौफ में है, बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और मैंने दिल्ली के अंदर ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। मुझे नहीं लगता कि इससे बदतर हालात कभी हों कि दिन के अंदर 4 मर्डर हो रहे हों, रेप हो रहे हों, ओपन डेलाइट मर्डर्स हो रहे हों, और सबसे बड़ी बात यह किसी की जवाबदेही नहीं है। मतलब दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि भाई इस लॉ एंड ऑर्डर के लिए किससे सवाल करें। अब आप कहीं कमिश्नर से सवाल करें तो कमिश्नर किसका जवाब दे रहे हैं? कमिश्नर तो यहाँ पे आए हैं अपना काम करके, कुछ दिनों में ट्रांसफर हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। जवाबदेही नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी ने सवाल उठाए वीरेंद्र सचदेवा का बयान, उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। उस कैब में बैठा थी, पैनिक बटन दबाता रहा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था और इसके कारण देखिए, वीरेंद्र सचदेवा ठीक उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं जिस पे सतीश उपाध्याय, मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता चले। इससे कुछ हल नहीं होगा। इससे, इस चुटकुलेबाजी से ना वीरेंद्र सचदेवा का फायदा होगा ना दिल्ली का फायदा होगा। और कोई सवाल? So you have any plans to meet the LG on this? अब एलजी साहब से मिलके क्या करेंगे? कोई सकारात्मक बात तो एलजी साहब करते नहीं है। सर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी का कहना है कि अगर वो दिल्ली के क्राइम रेट की बात कर रहे हैं तो आज ही एक रिपोर्ट छपी जिसके अनुसार पंजाब में दिल्ली से ज़्यादा क्राइम रेट है। और एलजी के इस्तीफे की बात पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अगर उन्हें एलजी का इस्तीफा चाहिए तो। इस पर आप क्या कहते हैं? ये मनोज तिवारी जी का बयान है। मनोज तिवारी जी पंजाब के एमपी हैं या दिल्ली के एमपी हैं? अजीब अजीब बात कर रहे हैं मनोज तिवारी जी। उनको दिल्ली वाले चुन के भेजते हैं। उनको कहिए कि जिस नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुन के आते हैं, ईस्ट से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, वहां पे जाके बोले कि भैया जिसके घर में मरा है ना उसके घर में जाए 13वीं पे और बताएं कि भैया ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, पंजाब में इससे भी बुरा है। तो जनता बताएगी उनको कि कहाँ पे बुरा है, कहाँ पे अच्छा है। But sir, at this point, does the Aam Aadmi Party expect like a structural shift of power? क्या आप लोग expect करते हैं कि सारी दिल्ली पुलिस की power आपके पास आ जाए? And if not, what do you think will be the necessary solution in order to avoid all of this? Look, I don't think it is constitutionally achievable as on date that Delhi police comes under the control of the elected government. So you're just asking for a point. However, LG should be accountable to the people of Delhi. He is answerable to the people of Delhi, and LG has failed in his constitutional duty. The only constitutional mandate which LG enjoys through the Constitution of India is law and order, police and land. Other than police and land, LG is interested in every other subject. He is there to criticize the elected government, write 5 pages of press releases, giving it to the media, but he is not ready to answer questions on the law and order of the city. But sir, at this juncture, is the Aam Aadmi Party actually ready to say provide a policy brief or anything that gives a structural strategic plan of action कि LG को ये करना चाहिए for the situation in Delhi to improve? Are you The first time Honorable LG met all the MLAs, I was present in one of those meetings. Every MLA said the only forum which the people, RWAs and the elected representatives had was Thana level committees, where every month an MLA along with all the SHOs of his area and the RWA members and the people from civil society used to sit together and discuss the law and order of the city. However, for last 8 years,
that has been discontinued without any reason. They should be continued, number one. Number two, all thanas should be provided adequate police personals. They are today operating at 35 to 40% of their strength. You cannot operate. Look, if I am the SHO, even I cannot operate at 40%. Look, this is not any other department where you can manage. You have a full area. You have the recognized beats. You have to have a beat constable there. You have to have people who will investigate crime. So you cannot expect it from the SHOs or the DCPs or the joint CPs to control law and order without giving them ample staff. सर जी, These are the two things. राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बात करते हैं, एक तरफ आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एलजी और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, दूसरी तरफ मिस्र के प्रधान मुफ्ती ने तारीफ की है, मिस्र के प्रधान मुफ्ती धार्मिक मुद्दों पर मोदी की तारीफ की और कहा है कि पीएम मोदी भारत में सभी को लेकर साथ लेकर चल रहे हैं, बोलबात को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ओबामा ने इससे पहले उन पर हमला किया था मुसलमानों को लेकर। नहीं, मतलब कि वो क्या कह रहे हैं? तारीफ करिए कि वो देश में जो है सारे धर्मों को लेकर लेकर चल रहे हैं, सभी धर्मों को लेकर चल रहे हैं, आप कैसा मानते हैं? देखिए, मोदी जी को ये तारीफ एक मुस्लिम राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले, जो भी उनका नाम है साहब का, मुफ्ती साहब से करानी पड़ रही है कि मोदी साहब सबको साथ लेके चल रहे हैं। इससे ही स्पष्ट है कि मोदी जी खुद जानते हैं कि वो सबको साथ लेके नहीं चल रहे हैं, वरना उनको ये तारीफ कराने की जरूरत पड़ती नहीं। अब मैं जनरल भाई से अगर एक दिन बाइट दिलवाऊं, जनरल साहब कहें दें जी ये सिखों को साथ लेके चल रहे हैं, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। क्यों जनरल भाई? मैंने कभी कहा ऐसा कि जनरल भाई थोड़ा बोल दो मेरी वजह से मेरे को थोड़ा सा? ये दाल में काले की जो है ये उदाहरण होते हैं। और कोई मिस्र के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और अगर कोई दूसरी रिपोर्ट छप जाती है, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट में छप गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमें बाहर का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें पता है हम क्या है। तो मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मोदी जी का, ऐसे कोई ना चलता है। भारतीय जनता पार्टी बताए उनको बाहर का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कई जगह हैं जहां से असली सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, वहां से हम मोदी जी को दिलवा सकते हैं वो सर्टिफिकेट। हर आदमी जानता है मोदी जी किसको साथ लेके चल रहे हैं, किसको साथ लेके नहीं चल रहे हैं। आप जिस देश के अंदर जाते हैं वहां से व्यापार की संधि करते हैं, व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है हिंदुस्तान। 130 करोड़ की आबादी की मार्केट किसी देश के व्यापारियों को मिले, वो कुछ भी किसी भी प्रधानमंत्री जी के लिए कहने के लिए तैयार होंगे। अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, इसके अंदर क्या बुरा क्या कहा जाता है। जो वहां के प्रधानमंत्री जी ने मोदी की तारीफ की वो यहाँ छप जाएगी, जो मोदी जी ने उनकी तारीफ की वो वहां छप जाएगी, दोनों के लिए बढ़िया है। तो ये सिर्फ जो है एक कन्वीनियंस के बयान होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है सोचना नहीं चाहिए। जो आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, इस देश में रह के आप उस पर भरोसा कीजिए। और क्या कहा?